देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक रहेगा जिसके हम सीरीज आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सेल इंजरी। तो सेल इंजरी को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3 लेक्चर्स इसके रहेंगे। और आज जो है हम जो सेल इंजरी है उसके बेसिक्स के बारे में समझेंगे। उसका इंट्रोडक्शन क्या है, सेल इंजरी क्या होती है और इसकी इटियोलॉजी क्या है, यानी कि सेल इंजरी होती क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेल इंजरी। तो जो हमारा टॉपिक है सेल इंजरी, इसमें हमें पता लग रहा है कि सेल इंजरी यानी कि सेल में होने वाली जो इंजरी है या सेल में होने वाला जो डैमेज होता है, सेल में होने वाला या टिश्यू में होने वाला जो डैमेज है उसको क्या बोलेंगे, हम सेल इंजरी बोलेंगे। तो सेल इंजरी कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो एक हमारे जैसे नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल है, इसका सब कुछ फंक्शन वगैरह सब नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अब इसमें इंजरी कब होगी, इंजरी इसमें तब होगी जब इसका जो हमारा होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस क्या होती है, बॉडी में हर टिश्यू की या हर चीज़ की एक कंडीशन होती है, नॉर्मल जो स्टेट होती है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ जाए, जो नॉर्मल स्टेट चल रही है उसमें कोई चेंजेस आ जाए तो उसमें क्या होगी, इंजरी होगी। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, रोज़ सुबह 3 टाइम खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये जो चल रहा है ये मेरी होम्योस्टेसिस है। लेकिन अगर उसमें चेंजमेंट आ जाए, मुझे खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो उसके वजह से क्या होगा, मेरी बॉडी में क्या होगा, डीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह क्या होता है, सेल जो है एक नॉर्मल स्टेज में चल रही है, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस आ जाए इसके होम्योस्टेसिस में तो क्या होगा, उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, अब सेल जो हमारी नॉर्मल सेल है उसमें जो होने वाली सेल इंजरी है उसको हमने 3 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अल्ट्रेशन फंक्शनल डिमांड। अगर जो फंक्शनल डिमांड होती है सेल की, जो भी फंक्शनल डिमांड है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी फंक्शनल डिमांड क्या है, मेरे को क्या चाहिए, फूड चाहिए, मेरे को वाटर चाहिए, जो भी, और बाकी एक्सरसाइज वगैरह, ये मेरी फंक्शनल डिमांड है। उसी तरह से सेल्स की फंक्शनल डिमांड होती है अपनी, ठीक है, उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको जो भी उसका वर्क है, उसमें अगर किसी वजह से अल्ट्रेशन आ जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसके वजह से भी क्या होगी, सेल इंजरी होगी। लेकिन इसमें अल्ट्रेशन के वजह से क्या होगा, उसमें सेल क्या करेगी, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगी, अल्ट्रेशन आने से अडॉप्ट कर लेगी। और अगर सेल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, माइल्ड लेवल का स्ट्रेस, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ा उस पर, तो क्या करेगी सेल, उसमें इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस स्ट्रेस को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, सेल दोबारा से ठीक हो सकती है। और एक थर्ड कंडीशन होती है, एक सीवियर स्ट्रेस होता है कि सीवियर हमने स्ट्रेस दे दिया, उसके बाद एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि सेल से अगर हम स्ट्रेस को हटा दें तब भी हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको ठीक नहीं कर सकते, यहाँ की सेल रिवर्स नहीं हो सकती। यहाँ पे रिवर्सिबल है, यहाँ पे रिवर्सिबल है, लेकिन सीवियर में कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पेन है, एक कंडीशन है, इसमें मैंने प्रेशर लगाया तो ये बैंड होने लगेगा, लेकिन जैसे मैं इस प्रेशर को छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक रिवर्सिबल का टाइप, रिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन मैं इसमें इतना प्रेशर लगा दूं कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, इसे हम नहीं जोड़ सकते। तो ये एक सीवियर स्ट्रेस हो गया, इतना स्ट्रेस डाल दिया मैंने इसके ऊपर कि टूट गया, फिर दोबारा हम इसे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सीवियर अगर स्ट्रेस होगा तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, यानी सेल में अगर सेल की सीधा क्या होगी, सीधा सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन माइल्ड और मॉडरेट लेवल का अगर हमारा स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, इसमें इंजरी स्टार्ट होगी, लेकिन उसको हम अगर स्ट्रेस को हटा देंगे बाद में तो धीरे धीरे सेल में क्या होगी, रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी जो डैमेज हुआ है। और अगर इस कंडीशन में जहाँ अल्ट्रेशन हुआ, यहाँ सीधा हटाते ही सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, यहाँ तुरंत नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ पे क्या होगा, एकदम से सेल क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। यानी मैं हूँ, जैसे अगर मैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पर चला जाऊँ, बहुत हाइट पे, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा तो एकदम से ठीक हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अगर मैं बहुत हाई टेम्परेचर में चला गया 70 डिग्री में, तो क्या होगा, जैसे 70 डिग्री में जाऊँगा तो मेरी बॉडी की स्किन क्या होगी, जलने लगेगी, ठीक है, मेरी बॉडी क्या होगी, डैमेज होने लगेगी। लेकिन उसके बाद में नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे जाऊँगा तो नॉर्मल टेम्परेचर में जाने के बाद क्या होगा, मेरी बॉडी दोबारा से रिकवर करने लगेगी। तो वो हो गई दूसरी कंडीशन, यानी रिवर्सिबल वाली। और थर्ड कंडीशन ऐसी है, मैं 120 डिग्री टेम्परेचर में चला जाऊँ तो क्या होगा, जाते ही क्या होगा, मेरी बॉडी पूरी जल जाएगी, तो उसमें रिकवरी का कोई चांस नहीं है। तो ये 3 टाइप से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब क्या है, अल्ट्रेशन वाली कंडीशन क्या है, इसमें क्या होगा, सेल की जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर उसमें अल्ट्रेशन आएगा तो क्या करेगी सेल, उसको क्या करेगी, एडेप्टेशन करती है,
जैसे कि मान लीजिए मेरी मसल्स है, हैंड की मसल्स है, पहला इसमें जो कंडीशन दी है वो दी है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है सेल का जो साइज है, सेल का साइज है वो क्या हो जाता है, इसमें छोटा हो जाता है। क्या हो जाएगा, सेल का साइज छोटा हो जाएगा। अब क्या होगा, सेल का नॉर्मल काम जैसे मसल है, मसल्स का क्या काम है, फंक्शन करना है, मूवमेंट करना होता है। लेकिन क्या हो, अगर कोई पेशेंट है, मान लो उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ और फिर उसका प्लास्टर लगा, उसने उसका हाथ क्या होगा, फंक्शन करना बंद कर देगा, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो जब फंक्शन उसमें बंद हो जाएगा तो सेल क्या होगी, अपने साइज को घटा लेगी, क्योंकि उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो क्या होगी, उस पेशेंट के हाथ की क्या मसल होगी, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगी। तो वो ये भी एक प्रकार का क्या है, अडेप्टेशन होता है। इसमें सेल क्या हो जाएगी, अपना काम करना बंद कर देगी, कम कर देगी। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि पेशेंट को प्रोटीन डाइट नहीं मिल रही है सही से, तो उसके वजह से टिश्यू फाइबर, जो हमारे फाइबर है, मसल्स के फाइबर हैं, वो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, तो उस वजह से भी एट्रोफी हो सकती है। या फिर पेशेंट एनीमिक है या ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है टिश्यू को, तभी एट्रोफी इसमें हो सकता है। एट्रोफी मतलब सेल का साइज छोटा होना। दूसरी कंडीशन है हाइपरट्रोफी। अब मान लीजिए मैं, जो मेरी मसल्स है, मैं बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने लग गया, तो उसके वजह से क्या होगा, जो हमारी मसल है उस पर क्या होगा, फंक्शनल प्रेशर बढ़ेगा, यानी वर्कलोड उस पर बढ़ेगा। तो जब उस पर वर्कलोड बढ़ेगा तो बॉडी क्या करेगी, हमारी जो सेल्स होगी उसका साइज को क्या करेगी, बढ़ा देगी, क्योंकि उस पर वर्कलोड बढ़ गया है। तो उसके वजह से क्या होगी, हमारे मसल्स का साइज बढ़ेगा। इसलिए जो जिम में जाते हैं, जो जिमर होते हैं, वो जैसे ही ज़्यादा वर्कलोड, हैवी लोड लेते हैं, तो क्या होता है, उनके बाइसेप, ट्राइसेप्स की जो मसल फाइबर है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये भी सेल का एक अडेप्टेशन का ही टाइप होता है। और इसमें ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल में इसमें क्या आएगा, जैसे यूट्रस होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका जो यूट्रस होता है वो क्या करता है, अपने नॉर्मल साइज से क्या हो जाता है, फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये भी एक प्रकार की हाइपरट्रॉफी है, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल होता है। और वैसे ही क्या होता है, फीमेल की जो ब्रेस्ट का साइज है वो क्या होता है, हमारा प्रेगनेंसी के टाइम अपना बढ़ जाता है। ये भी क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है। लेकिन ये किस वजह से होगा, जो बॉडी में नॉर्मल हार्मोन्स का फ्लो है वो एकदम से बढ़ेगा। उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोन्स लेवल बढ़ जाते हैं, और वो ग्रोथ हार्मोन्स लेवल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके यूट्रस और क्या होता है, हमारा ब्रेस्ट के साइज पे करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होगी, जैसे जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो मसल्स होती है, या जो वेंट्रिकल होता है हमारा, उसकी जो हार्ट की जो मसल्स का वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जिसे हम कहते हैं, अगर मसल्स हार्ट की अगर वो क्या हो जाए, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाए, ये कंडीशन, ये किस वजह से होती है, अगर किसी पेशेंट का बीपी ज़्यादा है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो हार्ट जो होता है हमारा, उसके वेंट्रिकल पे क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ेगा, वर्क लोड ज़्यादा पड़ेगा। तो जब वर्क लोड ज़्यादा पड़ेगा तो जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा हार्ट की जो वेंट्रिकल की मसल्स है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं। थिक होने की वजह से क्या हो जाता है, अंदर का जो एरिया है वेंट्रिकल के अंदर हमारा, वो कम हो जाता है। तो इसमें भी फिर प्रॉब्लम आती है, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन में आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपरट्रॉफी। फिर है हमारा हाइपरप्लाजिया। अब देखिए, ये जो एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है, इसमें जो हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल हैं, सेल की जो संख्या है वो नॉर्मल रहती है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन हाइपरप्लाजिया में क्या होता है, हमारे हाइपरप्लाजिया में हमारे सेल के जो नंबर है, जो एक टिश्यू के अंदर सेल का नंबर है वो क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। सेल का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लाजिया कहते हैं। तो ये कब होता है, जैसे कि हमारा जो लीवर है, अगर हम लीवर का कोई छोटा सा पार्ट काट के निकाल दें, तो जो बचा हुआ लीवर है उसमें क्या होगा, फटाफट से उसमें जो रिकवरी होने लगी और लीवर अपना जो पहले का साइज है उसको क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। तो ये एक हाइपरप्लाजिया का एक प्रकार होता है। फिर आता है हमारा मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया क्या होता है, मेटाप्लाजिया में हमारा क्या होता है कि एक सेल क्या होती है, दूसरी एक सेल क्या होती है, दूसरी सेल में इसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए एक इस टाइप की सेल्स है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इस टाइप से, अपना क्या हो जाती है, शेप को चेंज कर लेगी। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं मेटाप्लाजिया। फिर है हमारा डिस्प्लाजिया। डिस्प्लाजिया में क्या होगा, एक जगह पे कोई नॉर्मल सेल्स है, वहाँ पे कोई अननोन सेल आ जाए, पैथोलॉजिकली कोई नया सेल्स आ जाए, या फिर जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लाजिया। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे अल्ट्रेशन आ रहा है, अल्ट्रेशन आया हमारे किस में, सेल की जो नॉर्मल
जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन थी उसमें अल्ट्रेशन की वजह से उसने क्या किया, सेल ने अडेप्टेशन किया। और जैसे हम उस स्ट्रेस को, जो अल्ट्रेशन है उसे अगर हम हटा देंगे, स्ट्रेस हमने हटा दिया तो फिर सेल क्या हो जाएगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन में फिर से क्या होगी, वापस आ जाएगी। सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, अब है हमारा माइल्ड और मॉडरेट स्ट्रेस। अगर हमारा स्ट्रेस इसमें, यहाँ पे तो हमारा अल्ट्रेशन आया था, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस है अगर वो क्या हो जाए, माइल्ड या मॉडरेट लेवल का हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, तो इसमें क्या होगा, सेल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, सब सेलुलर क्या होगा, अल्ट्रेशन हो जाएगा। सेल के अंदर जो और एक्टिविटीज़ हो रही थी उसमें क्या होगा, अल्ट्रेशन आने लग जाएगा और इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है वहाँ पे वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कंडीशन वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से स्ट्रेस हटा दें तो इस कंडीशन में भी सेल क्या हो जाती है, दोबारा से रिपेयर और हील होने लग जाती है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर 70 डिग्री टेम्परेचर में चला जाऊँ तो स्किन जलने लगेगी, लेकिन वापस आ जाऊँगा तो क्या होगा, हील करना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। फिर है हमारा, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा सीवियर है तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल सेल की क्या होगी, सेल की सीधा डेथ हो जाएगी। इसमें हम सेल को अगर स्ट्रेस हटा भी लें तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल सीधा डैमेज हो जाती है। और फिर ये जो कंडीशन है सारी, इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप, इसको हम आगे के लेक्चर्स में पैथोफिजियोलॉजी में इसकी पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं कि इटियोलॉजी क्या है इसकी। जो सेल हमारी इंजरी हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो दो इसके रीज़न हो सकते हैं, एक तो है जेनेटिक है और एक होता है एक्वायर्ड। जेनेटिक जो हमारे कॉज है उसको हम छोड़ देते हैं, हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड को। ठीक है, तो एक्वायर्ड कॉज में क्या क्या आएगा हमारा, पहला है हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। ठीक है, हाइपोक्सिया और इस्चीमिया। जैसे एक नॉर्मल सेल है हमारी, अगर इसमें क्या हो जाए, O2 की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, O2 सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्सिया। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब सेल को नहीं होगी तो सेल फिर क्या होगी, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है हमारी इस्चीमिया। इस्चीमिया में क्या होता है, पुअर ब्लड फ्लो होता है। जो हमारी आर्टरीज है जो सेल तक ब्लड ले जाती है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेजिंग आ गई। ब्लॉकेजिंग की वजह से क्या होता है, प्रॉपर क्या हो रहा है, ब्लड हमारा क्या हो रहा है, सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जब ब्लड सेल तक नहीं पहुंचेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इस्चीमिया में भी क्या होगा हमारा, इस्चीमिया की वजह से भी क्या होगा, हमारा सेल इंजरी होती है। और हाइपोक्सिया के कई टाइप होते हैं, एक तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। इसमें क्या होगा, हम मान लीजिए बहुत हाई एल्टीट्यूड में, तो बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट है वहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो उस वजह से जो हाइपोक्सिया होगा उसे बोलेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। दूसरा होता है एनीमिक हो सकता है, अगर बॉडी के अंदर HB प्रॉपर नहीं है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा, जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो ये हमारा एनीमिक हाइपोक्सिया हो गया। ठीक है, फिर होता है हमारा इस्चेमिक हाइपोक्सिया। अगर इस्चेमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो रहा है। फिर हमारा टॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है, जिसमें हमारी सेल्स ऑक्सीजन को लेने से ही मना कर देती है, नहीं उसको कैरी नहीं कर पाती है। फिर दूसरा है हमारा फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या हो सकता है, पहला है हमारा मैकेनिकल ट्रामा। मैकेनिकल ट्रामा में क्या है, रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ, हमारे हाथ पे स्किन पे चोट लगी, उसकी वजह से क्या होगी, सेल क्या होगी, तुरंत डैमेज हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी उसमें, तो मैकेनिकल ट्रामा हो गया। फिर है थर्मल ट्रामा, हाथ जल गया किसी का, किसी वजह से हाथ जला हमारा, तो उसकी वजह से जो इंजरी होगी सेल की वो थर्मल ट्रामा में आएगा। फिर है रेडिएशन, रेडिएशन के वजह से जो सेल इंजरी हो रही है। फिर हमारे कुछ केमिकल्स आते हैं, जैसे कि पॉइजन हो गया, साइनाइड हो गया हमारा, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, मर्क्यूरी हो गया, इसके वजह से भी सेल डैमेज होती है हमारी। फिर है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, एसिड गिर गया स्किन के ऊपर, ठीक है, तो उस वजह से सेल डैमेज हो सकती है। फिर है हमारा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड वगैरह हम डालते हैं खेत वगैरह में, वो अगर बॉडी में चला जाए तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, ठीक है। फिर है हमारा अल्कोहल और नारकोटिक ड्रग्स वगैरह हो गए। अगर अल्कोहल का हम ज़्यादा यूज़ करें तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर सेल डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, और नारकोटिक ड्रग्स से भी डैमेज होता है। फिर है हमारा थेरेपेटिक ड्रग्स, जो हम मेडिसिन्स के रूप में ड्रग्स ले रहे हैं बॉडी में, उसके वजह से भी अगर हम ज़्यादा उसकी डोज ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, सेल इंजरी होने के चांस रहते हैं। फिर है हमारे माइक्रोबियल एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सब भी क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, उसके बाद ये भी सेल डैमेज स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ बाद हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट आते हैं कुछ, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है बॉडी में,
हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मैंने पहले बताया था वहाँ शॉक में, तो उस वजह से हो सकता है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको, तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की वजह से हमारी सेल इंजरी होती है। ये सब कॉज हैं इसके, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उस वजह से सेल इंजरी हो सकती है। फिर है हमारा न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होंगे। न्यूट्रिशनल में जैसे कि हमें एनीमिया हो गया, एनीमिया की वजह से मैंने बताया आपको ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, बॉडी को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, उस वजह से मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वजह से सेल डेथ हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। फिर है हमारा अगर न्यूट्रिशन अगर एक्सेस हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, ठीक है। उसके वजह से भी सेल इंजरी कॉज कर सकता है। फिर है साइकोलॉजिकल होते हैं कुछ, अगर पेशेंट ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है, ज़्यादा वर्कलोड है, उसे डिप्रेशन हो रहा है किसी पेशेंट को, तो उसके वजह से क्या होगा, डिप्रेशन में क्या करेगा, फिर वो ज़्यादा क्या करेगा, अल्कोहल का यूज़ करेगा, ड्रग्स का यूज़ करेगा, तो उसके वजह से क्या होगा, उसे बहुत टाइप के किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है हमारा एजिंग, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, एज बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है, हमारा फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, और उसकी वजह से भी धीरे धीरे सेल इंजरी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने सेल इंजरी का जो बेसिक्स था कि सेल इंजरी क्या है और इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसकी जो इटियोलॉजी है, जो मेन कॉज है, ठीक है। तो इसका मेन कॉज क्या है और सेल इंजरी क्या है, इसके क्या टाइप होते हैं, जो हमारा सेल इंजरी का बेसिक्स है वो आज हमने पढ़ लिया है। और आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इनकी पैथोलॉजी और मार्फोलॉजी को हम पढ़ेंगे, और जो हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसको भी हम डीपली जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।